कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हमने अमेरिकी दबाव के सामने समर्पण किया। आखिर हमने हवाना में क्यों कहा कि पाकिस्तान भी उसी तरह से आतंकवाद का शिकार है जैसे कि भारत? किसके दबाव में कहा? हमने शर्म अल शेख में बलूचिस्तान का मामला क्यों जोड़ा? किसके दबाव में जोड़ा? और इस तरह से जो 2004 में एक स्थिति पैदा की थी सरकार ने, उसको आपने पलट दिया। आप बातचीत करने के लिए तैयार हो गए पाकिस्तान से, बार बार यहां कहते रहे कि तब तक नहीं करेंगे जब तक 26/11 का हिसाब नहीं दिया जाएगा, जब तक वहां के लोगों पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे हम बात नहीं करेंगे। क्यों बात करने के लिए तैयार हो गए? जब देश में यहां उस पर आपत्ति हुई तो फिर थोड़ा थोड़ा हिलने डुलने लगे कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, सेक्रेटेरिएट के लेवल पर करेंगे, उसके लेवल पर करेंगे। क्यों? आप क्यों बदलते हैं इस बात? एक बार अगर सदन ने यहां यह पास किया हुआ है, प्रस्ताव किया हुआ है सदन का सर्वसम्मत कि 1-1 इंच भूमि कश्मीर की हमारी है, तो आप वहां उसको छोड़ने के लिए क्यों तैयार होते हैं? आप नए नए फॉर्मूले क्यों निकालने के लिए तैयार होते हैं? ये देश इसलिए बहुत चिंतित है कि आपकी विदेश नीति का संचालन देश के हित में है या अमेरिका के हित में? आर वी वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और आर वी वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया? और इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने रूस की तरफ क्यों नहीं देखा? उसके साथ आपके आज के कैसे संबंध हैं? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बड़े प्रतिष्ठित हमारे विश्लेषण करने वाले ने ये लिखा है, elsewhere in the near abroad, Russia has been neglected as a potential counterweight both to the US and China. In fact, the PM's putting all of India's eggs in the US basket means that he hopes that US will play the protector role that USSR performed in an earlier era. Manmohan Singh ji is repeatedly pressurizing the Indian Air Force to buy American F-16 or F-18 aircraft for its 1 to 6 plane strong medium-range multi-role combat fleet. Besides enhancing the IAF's operational problems, because of the diversity of aircraft and logistic support in its inventory, it is guaranteed to further estrange Russia. This is extreme foolishness because Washington gives every indication of reconciling its differences with China to create a condominium to manage world affairs. Whence the concept of the G2, that is America and China, as the two superpowers, to supplant every other combination. Indeed, Moscow is being played as a second fiddle when Russia's utility in containing Chinese expansionism is obvious. And in Central Asia, the initial advantage India has because of its venerated cultural and other links have been frittered away, and in any case the government has nothing to show by way of any success in the region. घटनाएं हो रही हैं। अभी मुझे पता नहीं, प्रधानमंत्री जी विदेश से दौरा करके आए हैं, वहां क्या उपलब्धि हुई, क्या वहां हमने कुछ क्या चीजें बताई हैं, क्या कहा गया है हमसे, क्या क्या हमारा रोल अफगानिस्तान में रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हमें वहां से हटना पड़ेगा? ये सारी बातें जो हम जानना चाहेंगे। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका क्या होने वाली है? क्या वो केवल हमको वहां से हटा दें और हम ये कहें कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको गुट तालिबान के हाथ में छोड़ दीजिए इनको? क्या भूमिका होगी? हम रहेंगे वहां या नहीं रहेंगे? हम नहीं जानते कि प्रधानमंत्री जी वहां क्या कह के आए। चाहते समझते थे कि वो संसद को इसके बारे में अवगत कराएंगे कि वहां उन्होंने क्या कहा है। तेहरान के बारे में आपकी नीति क्या रहेगी? कोई नहीं चाहता कि उसके पास परमाणु बम बने, लेकिन कोई ये भी नहीं चाहता कि तेहरान को आप इस तरह से दबा दे कि वो किसी काम का न रहे। आपको गैस भी नहीं मिल रही है आज तो उनसे। आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप अपने देश के हितों को कितना पहचान रहे हैं या केवल अमेरिका के इशारे पर अपनी नीतियां चलाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा अर्थ ये नहीं है कि हम अमेरिका से दुश्मनी कर लें, न मेरा अर्थ यह है कि हम रूस की गोद में जा बैठे, न मेरा अर्थ यह है कि हम जबरदस्ती चीन से भिड़ जाएं। लेकिन मेरा निवेदन आपसे यह है कि चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों को देखते हुए हमारी विदेश नीति की दिशा क्या होनी चाहिए? मित्र संचय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रूस से दोस्ती करानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अमेरिका से दोस्ती के आयाम क्या होने चाहिए? इसका अर्थ ये नहीं कि या अमेरिका या रूस, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हमारे हित जहां तक हैं, जहां तक हमारे अपने हित हैं, उसके हिसाब से हमें ये सारा संचालन करना चाहिए।
अभी आपने ये जो न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल है, इसके बारे में मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे सामने वो बयान है जो अमेरिका के ऑफिसर ने दिया था, वो बड़ा विचित्र बयान है। वो ये कहता है कि हमारी बात हो गई है और हिंदुस्तान की सरकार बहुत जल्दी ही एक कानून पास करने वाली है जिससे अमेरिकन कंपनीज को सुरक्षा मिलेगी, कैपिंग कम होगा और वो जाके वहां इन्वेस्ट कर सके। ये बयान है अभी पिछले दिनों मार्च के महीने में बयान है। ये क्या है? और उसके बाद हम यहां संसद में वो बिल पेश करें और वो उसकी बिल्कुल वही धारणा निकलती है कि अमेरिकन कंपनियों की सहायता के लिए। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये छवि हमारी क्यों बनती जा रही है इन घटनाओं से? ये विचारणीय बात है। विदेश नीति में अगर भारत एक आश्रित राज्य बन गया, क्लाइंट स्टेट बन गया, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा बन गया। सांस्कृतिक दृष्टि से मैं देख रहा था आपकी उसमें राजभाषा के प्रचार के लिए भी मिशंस काम करते हैं, मगर मुझे बहुत कहते हुए अफसोस है कि जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए थे ना ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में, उसी दिन क्या हुआ था, संस्कृत की जो चेयर थी वो समाप्त हो गई थी। दिस कल्चरली डिजास्टर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी was announced within hours of Cambridge honoring our Prime Minister Manmohan Singh with the Doctor of Law degree in what some scholars believe to be the most cynical form of tech-less academic marketing. प्रधानमंत्री को डिग्री दी और संस्कृत की चेयर समाप्त कर दी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कभी चिंता की? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दुनिया में जितनी संस्कृत की चेयर्स थी वो आज हैं या नहीं? हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हिंदी कितनी जगह पढ़ाई जा रही है? विदेश मंत्री जी, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि आज संस्कृत और हिंदी का स्थान चाइनीज, पर्शियन और अरेबिक में ले लिया है। आपकी चेयर्स घट रही हैं, आपके छात्र घट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के पास कुछ हमें देने के लिए नहीं है। क्योंकि आप ही प्रयत्न नहीं करते उसके लिए। आपकी भारत की इतनी समृद्ध, एक समय था तमिल भाषा का बहुत अध्ययन करते थे लोग, तमिल और संस्कृत। ये भारत की दो भाषाएं थी जिनका जबरदस्त अध्ययन होता था। आज कितनी जगह अध्ययन हो रहा है। जो लोग हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं वो जानते थे। मेरे पास वो लेख हैं जो विदेशों में लिखे गए हैं इस बारे में कि संस्कृत और तमिल का क्या महत्व था। आज नहीं, हिंदी का नहीं। क्यों? ये विदेश मंत्रालय इस मामले में क्या कर रहा है? मैं जानना चाहूंगा कि आपके विदेशी मिशन हिंदी के प्रचार के लिए और जहां जहां हिंदी की चेयर्स हो सकती हैं वहां उनका को स्थापित करने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं? सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की पहचान बनाने के लिए, एक स्वाधीन भारत की पहचान बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? चीन खोल रहा है। चीन तो नेपाल में भी चाइनीज सेंटर खोल रहा है। चीन आपके अरुणाचल के बॉर्डर पर चाइनीज एजुकेशन के सेंटर खोल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? सांस्कृतिक आक्रमण भी चीन कर रहा है हमारे ऊपर। हम उसकी तरफ से लापरवाह हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि विदेश नीति का पूरे तौर पर पुनर्मूल्यांकन कीजिए, सबको बुलाकर राय लीजिए। विदेश नीति में बहुत गहरे मतभेद होना ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से भी देश की विदेश नीतियां ऐसी बने कि जिसमें देश में आम सहमति न हो। थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बातों पर एक मत होना चाहिए। भारत की छवि बने, भारत की प्रतिमा बने, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में निकल करके आए और भारत के रूप में सामने आए। भारत सिर्फ एक भूगोल मात्र नहीं है मंत्री। भारत सिर्फ एक आर्थिक दृष्टि से बाजार नहीं है। भारत एक विचार है। द आइडिया दैट इज इंडिया, वो आइडिया सारे देश के, विश्व के सामने होना चाहिए। उस आइडिया को हम सारे विश्व के अंदर लोगों तक पहुंचा सकें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया? ये भारत क्यों है? वो कौन सी बात है जो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो बात हमें दुनिया के अंदर पहुंचानी है। ये विदेश नीति का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि वो कार्य विदेश मंत्रालय के द्वारा नहीं हो रहे हैं। सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप